नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एसआई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। वहीं डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक उस आदेश पर लगा दी गई जिसमें डिवीजन बेंच ने चयनित एसआई को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। अब चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। तब तक एकल पीठ का 28 अगस्त के भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। यानी कि मानकर चलिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिवाली जो चयनित है उनकी कैसी जाएगी आप अंदाजा लगाइए। उनका नया साल कैसे शुरू होगा इसका भी अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जहां ना वो कामयाब हैं, जहां ना वो नाकाम हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच में वो अटके हुए हैं। ना उनको वर्तमान दिख रहा, ना भविष्य और ना भूतकाल। क्या वाकई में ट्रेनिंग पर रोक एक और ऐसा फैसला जिसने इस स्थिति को और ज्यादा जटिल कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, कहें कि जो निर्देश दिए हैं उसके मायने क्या हैं और उसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर मोहित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहित जी, आपके साथ ही मैं चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सही सही शब्दों में उसका मतलब क्या है और जो चयनित हो चुके हैं उनकी स्थिति क्या है? जी विजेंद्र जी, देखिए, ये मामला शुरू हुआ ऑनरेबल सिंगल बेंच के फैसले से। राजस्थान हाईकोर्ट के ऑनरेबल सिंगल बेंच के फैसले ने ये तय किया गया कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाएगा और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिए। इसके खिलाफ जो चयनित अभ्यर्थी थे वो डिवीजन बेंच में गए। माननीय डिवीजन बेंच ने फैसला ये दिया कि इस स्तर पर, जबकि पूरी प्रक्रिया को कंसिडर किया जाए, इस स्तर पर जो सिंगल बेंच के फैसले उसको स्थगित करते। ट्रेनिंग एसआई जो है, इनकी ट्रेनिंग चलेगी पर इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने अनुमति दी थी पर फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। इस आदेश के विरुद्ध एक याचिकाकर्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज की तारीख में ये है कि भर्ती रद्द करनी है या नहीं, ये फैसला तो डिवीजन बेंच द्वारा ही किया जाना है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह की टाइमलाइन फिक्स कर दी, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीबी के उस फैसले पर रोक लगा दी जहाँ पे एसआई की ट्रेनिंग अनुमति दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेनी एसआई थे, जिनका जो अभी विचाराधीन है, उनकी ना तो ट्रेनिंग होगी ना फील्ड पोस्टिंग। तो जो सिंगल बेंच ने इनिशियल स्टे किया था, उस स्टे के आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और जो डिवीजन बेंच का फैसला था उसको स्टे कर दिया गया। तो जो अभी ट्रेनी एसआई है वो ना तो ट्रेनिंग करेंगे ना फील्ड पोस्टिंग को दी जाएगी और जो यथा स्थिति पहले से चली आ रही थी वही बरकरार रहेगी। नहीं, इससे चयनित पर क्या फर्क पड़ेगा? मैं उनकी स्थिति को लेकर शुरू से ही विचलित। जी देखिए विजेंद्र जी, इस स्तर पर चयनित अभ्यर्थी जो है वो एक अधर झूल में है। ना तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द की गई है। अब इसका अंतिम फैसला तो जब डीबी अंतिम 3 महीने में तय करेगी कि ये भर्ती चलानी है या नहीं चलानी, तभी तय हो पाएगा। इस स्तर पर यह कहना मुश्किल है कि क्या चयनित विद्यार्थी आगे चलकर सफल होंगे या असफल। अगर भर्ती रद्द कर दी गई तो उन्हें फिर से चयनित प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा, और अगर भर्ती को रद्द नहीं किया गया तो उस सूरत में उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी और वो ऐसे ही ग्रुप में कार्य कर सकेंगे। ठीक है, सत्येंद्र राव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, परिजन हैं। सत्येंद्र राव जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सर, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। आज मैं भी फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में हम वहाँ पे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो 28 अगस्त का जो आदेश से पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रहेगी और जो फाइनल जो जजमेंट है वो डबल बेंच डिवीजन बेंच जो है उसी के द्वारा ही दिया जाएगा। और उसके साथ ही उन्होंने जो स्पेशल एसएलपी जो इनके दायर हुई थी उस एसएलपी को उन्होंने डिस्पोज कर दिया है। तो अभी आगे की जो कार्रवाई होगी वो डिविजनल बेंच में होगी और मोहित गुप्ता जी ने भी ऐसा ही आपको बताया।
सर इस पे हम लोग स्टार्टिंग से एक हमारी सिंगल मांग है, और वो ये है कि जब 23 महीने से जांच चल रही है तो एडीजी वीके सिंह जी ये बताएं कि दोषियों को और निर्दोष को सेग्रेशन हो सकता है, तो वो सेग्रेशन क्यों नहीं हो रहा। प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से जांच हो और इसका सेग्रेशन हो कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। दोषियों को आप सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन निर्दोष लोगों को क्यों मिले? क्योंकि कोर्ट वही बोलेगा जो उसको जांच रिपोर्ट मिलेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पे ही कोर्ट फैसला लेता है, उसके पास में जो फैक्ट्स आते हैं वही पे फैसला लेता है। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमें रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाएगा। हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी एसओजी, रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे एडीजी वीके सिंह। एडीजी वीके सिंह के कंधों पे आज ये जिम्मा है कि वो हमें न्याय दिलाए, और इसीलिए माननीय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उनको नियुक्त किया था कि एडीजी आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पहले सीबीआई में रहे, आप जांच में माहिर हैं, इसलिए आपको ये जिम्मा दिया जाता है और आज अपनी निष्पक्ष जांच करें। लेकिन हमने देखा कि एडीजी साहब उसमें कहीं ना कहीं विफल रहे। उसमें उनके अगर आप बयान देखोगे कि उनके बयान पूरी तरीके से विरोधाभासी बयान है। वो जो हलफनामा जब उन्होंने सिंगल बैच में दिया तो उन्होंने हलफनामे में ये साफ लिखा था 784 ट्रेनी एसआई निर्दोष हैं, मात्र 68 जो ट्रेनी एसआई है उनको दोषी पाया गया और 94% लोगों को निर्दोष पाया गया। ठीक है। उसके बाद वो मीडिया में आकर के कहते हैं कि 600 लोगों पे दोषारोपण है। तो अगर 600 लोग दोषी है तो आप हमें 600 की जानकारी दे दें, उसमें हमारा बच्चा है या नहीं है। हम तो आपके पास में हमारे सारे के सारे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर। सवाल इससे भी बड़ा है भाई, अगर वो 600 दोषी हैं तो फिर वो सलाखों में होने चाहिए। अगर उनको लेकर कहा जा रहा है, अगर उनको लेकर कहा जा रहा है कि भाई वो दोषी हैं, दैट मीन्स के प्रमाण होंगे, सबूत होंगे, तभी तो कहा जा रहा है। शैलेंद्र गुर्जर जी, ये विरोधाभास कितना और चलेगा सर? ऐसा तो नहीं है कि अगले चुनाव तक यही चलता रहेगा? नहीं विजेंद्र जी, देखिए माननीय भजनलाल सरकार ने जो राजस्थान के युवाओं से वादा किया था, जो प्रतिबद्धता बताई थी कि जो पेपर लीक माफिया है हम उनको खत्म करेंगे, तो उसी हिसाब से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते एसआईटी का गठन किया गया और किस तरह से 43 भर्ती परीक्षाओं की जांच जारी है जो एसओजी एसआईटी कर रही है। उसी में से एक अभी प्रकरण निकल कर आया था मार्च 2024 में कि एसआई भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो उसको दबाने का काम किया और आनंद फानन में नियुक्तियां दे दी गई थी और किस तरह से उनको फाउंडेशन कोर्स और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। लेकिन माननीय भजनलाल सरकार ने युवाओं से वादा किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि पेपर लीक को हम राजस्थान से खत्म करके रहेंगे और उसमें सर मुद्दे पर आ जाते हैं। एक बार कहा गया कि भाई सिर्फ 64 दोषी हैं, फिर कहा गया कि 600 दोषी हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दोषी हैं वो सलाखों में डालिए, बाकियों को नौकरी दीजिए। सरकार का स्टैंड क्या है, रद्द करने का या नहीं करने का? देखिए बिल्कुल आपका कहना वाजिब है विजेंद्र जी, और देखिए जिस तरह से एसओजी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, वीके सिंह साहब ने स्पष्ट भी करा है कि हम लगातार जांच जारी है। आप देख रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले भी एक डमी कैंडिडेट बैठा था एसआई भर्ती परीक्षा, उसको हम उस पर हमने जांच के दायरे में तो लगातार देखिए लगातार आप देखिए पर आ रहा हूं, अगर जांच जारी है तो फैसले कैसे हो गए आप बताइए ना। डबल एजी क्या कर रहे हैं फिर? जांच तो देखिए, जांच एजेंसी का काम, देखिए जांच एजेंसी का काम लगातार जांच करना है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी जांच पर रोक नहीं लगाई है। जांच लगातार जारी है। हमने यही कहा था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विजेंद्र जी, यही कहा था कि जांच जारी है और जो दोषी है उन दोषियों को हम पकड़ेंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे और जो निर्दोष हैं उनके साथ न्याय होगा। तो निश्चित तौर पर अभी भी जांच जारी है और आपने देखा पिछले 15 दिनों में 2-3 ट्रेनी एसआई और पकड़े गए हैं। जिस आपको मैं बताता चाह रहा हूं कि जो माननीय भजनलाल सरकार है उसकी नियत नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अरे सर ऐसा विचाराधीन है आपकी जांच के चक्कर में जिनकी नौकरियां लगे भी ना और वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाए। नहीं अब आप बताइए, मामला जब मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो गया, वहां सुनवाई शुरू हो गई, एक जजमेंट आ गया माननीय एकल पीठ का, उसके बाद उस एकल पीठ के जजमेंट सवाल है, जजमेंट के खिलाफ अगर क्या कहा गया, रद्द हो गई। आप समझिए चीज को। इसका मतलब यह ना कि हमने वो सबूत पेश ही नहीं किया जिसमें हम बता पाए कि मैक्सिमम इसके अंदर अपने दम पर जीत क्रैक कर आए हैं परीक्षा को, और जो भी इसमें कल्प्रिट थे उनको हमने बैरक में डाल दिया है। ये नहीं हुआ ना, राजस्थान तभी तो फैसला हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय में हमने यही कहा कि जांच जारी है और राजस्थान उच्च न्यायालय का बिल्कुल आप जांच जारी रखिए, जो भी दोषी है उसको पकड़ के कठोर सजा दीजिए, बर्खास्त करिए और जो निर्दोष है उनको न्याय मिलना चाहिए। अब कोर्ट का फैसला आ गया, अब आप मानिए सर 3 महीने का वक्त दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानकर चल रहा हूं जो फैसला आ गया वो बेचारे ना दिवाली मना पाएंगे ना वो नया साल मना पाएंगे। देखिए फैसले पे तो हम टिप्पणी कर नहीं सकती,
सरकार जांच तो करा सकते हैं, जांच जारी है, सबूत और तो आपने जुटा देखा ना, सकते हैं, बिल्कुल जुटा रहे हैं, प्रमाण सबूत तो दे जुटा रहे सकते हैं, हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही दलील है। तो करा और सकते मैंने यही हैं। तो बताया आपको, 10 दिनों में 2 ट्रेनी एसआई को और गिरफ्तार किया गया है। प्रतीक, मेरा सवाल यह है कि भाई अगर सिर्फ 64 है तो रद्द नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोर्ट ने उस दौरान फैसला सुनाते वक्त यह कहा था कि यह पूरी दाल काली है और इसलिए रद्द हुई थी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनमें से 10 भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर परीक्षा को क्रैक किया, तो हम उनको सैचुरेट क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए विजेंद्र भाई, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हर मामले में गोल बोल रवैया आ रहा है। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में बोला कि एसआई के अंदर गड़बड़ी हुई, फिर जब कोर्ट ने पूछा तो 1 जुलाई 2025 को कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि हम भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते। उसके बाद में जब कोर्ट ने इनको ऊपर डंडा चलाया और सारी रिपोर्ट तलब की, तो उसके बाद में एडीजी ने रिपोर्ट दी। अब आपको बताता हूं डबल बेंच ने क्या आधार माना था स्टे के लिए। उन्होंने ये आधार माना था कि एसआईटी चीफ जो एडीजी वीके सिंह है, उन्होंने एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश तो की, लेकिन शपथ पत्र नहीं लगाया। तो इससे आप मान लीजिए कि कितनी सरकार कितनी सीरियस है किसी भी भर्ती परीक्षा को लेके या कोर्ट के लिए, और एडीजी वीके सिंह है वो कितने सीरियस हैं। और अभी भी सरकार रद्द कराना नहीं चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी की सुनवाई थी उसमें राज्य सरकार का पक्ष मांगा गया था, तो सरकार ने बोला कि ट्रेनिंग हो जाने दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो। अब दूसरी बात बताता हूं, आपको याद होगा, आपने ना कांग्रेस चाहती है रद्द हो, स्पष्ट कर लेते हैं पहले। हम ये चाहते हैं रद्द हो, मैं बताता हूं ना, हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जो जांच हुई है, एक तो जो जांच की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, और जांच के बाद में कोर्ट जो पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाए, जनता के सामने पेश की जाए, और अगर उसके अंदर ज्यादातर लोग लिप्त है तो रद्द होनी चाहिए, और अगर नहीं है ज्यादातर लिप्त तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार की बात क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि आपको याद होगा कि 4-5 जो ट्रेनी थे वो चढ़ गए थे टंकी पे, और वो उनको टंकी से उतारने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी गए थे। तो आपको याद होगा वो किसका नाम ले रहे थे? वो इस प्रेजेंट की सरकार में एक मंत्री है के विश्नोई, उनका नाम ले रहे थे। वो ट्रेनी नहीं थे, वो बेरोजगार नेता थे। बोलिए सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। बेरोजगार नेता, चलिए बेरोजगार नेता की बात, वो ट्रेनी नहीं थे, वो बेरोजगार नेता थे। वो बेरोजगार नेता थे जो हो हल्ला करने के लिए वहां पे चढ़े थे। हाँ, तो नाम किसका ले रहे थे वो? मैं ये कह रहा हूं वो नाम ले रहे थे के विश्नोई जी का, जो प्रेजेंट की सरकार के अंदर मंत्री हैं। तीसरी ये बोल रहे सलाखों के पीछे 3 पकड़े अभी। अरे आधे से ज्यादा को जमानत मिल चुकी है। रामू राम राय का, जिसको मुख्य अभियुक्त माना गया था, वो सलाखों के बाहर है, जमानत दे दी। अगर सरकार उनके खिलाफ सबूत पेश कर पाती तो क्या उनको जमानत मिलती? अरे सर, जमानत का एक अलग इशू है, जमानत का एक अलग इशू है। नहीं इशू नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है मोहित भाई, जमानत जो मिली होगी उन धाराओं के हिसाब से मिली होगी, जिन धाराओं के अंदर केस दर्ज हुआ है, और उसमें मैक्सिमम पेनल्टी होगी, तो मैक्सिमम उसको कैसे रिलैक्सेशन मिल सकता है उसका भी जिक्र होगा। कोर्ट तो उन धाराओं के हिसाब से चलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना फांसी पर लटका देगा। सबूत होते तो जमानत थोड़ी मिलती। मोहित देखिए विजेंद्र जी, ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर सबूत है तो किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। जमानत एक अंतरिम राहत है। मुकदमा अभी चल रहा है और मुकदमे में तय होगा कि वो दोषी है या नहीं। तो अगर अंतरिम राहत न्यायालय द्वारा दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि गुनहगार है। ये ट्रायल में तय होना है। जहाँ तक प्रकरण की बात रही, अगर आप माननीय सिंगल बेंच का फैसला पढ़ेंगे तो वो 200 पेज से ऊपर का फैसला है। ऑनरेबल सिंगल जज बेंच ने सारी चीज़ें डिस्कस की है। उन्होंने डिस्कस किया कि एसआईटी ने क्या कहा, उन्होंने डिस्कस किया कि माननीय एजी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कैबिनेट कमेटी जो बनी उसका रिकमेंडेशन क्या रहा। इसमें जो कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था, पहले कैबिनेट कमेटी का रिकमेंडेशन था कि इसको रद्द किया जाए, परंतु बाद में जो कैबिनेट कमेटी की रिकमेंडेशन आई उसमें कहा गया कि इस स्तर पर रद्द ना किया जाए, जांच का वेट किया जाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि 4 साल से आपकी जांच चल रही है और जांच कितने टाइम में समाप्त होगी इसका कोई आंकलन अभी है नहीं। तो क्या हम जीवन भर के लिए इन ट्रेनी एसआई और बच्चों का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं? तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसी तथ्य को गौर किया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप 4 साल में जांच कंप्लीट नहीं कर पाए और 4 साल में आप ये तय नहीं कर पाए कि कितने लोग दोषित हैं और कितने लोग दूषित नहीं हैं, तो इसमें कितना समय लगेगा, इसका कोई आंकलन है नहीं। तो जब कैबिनेट कमेटी खुद श्योर नहीं है कि रद्द किया जाए या रद्द किया जाए और केवल मात्र भविष्य पे इसको डाला जा रहा है, तो उस सूरत में ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, गंभीर अनियमितता को देखते हुए यह निर्णय किया कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना ही सबके हित में है। नहीं, लेकिन मोहित मैं तो सुनता हूं, मुझे नहीं पता कि लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ जी। मैं तो सुनता हूं कि भाई 1000 गुनहगार छोड़ जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए जी। ये कहीं लिखा है या सिर्फ एक थॉट है? ये बिल्कुल कानून का सिद्धांत है, चाहे से क्रिमिनल और जूरिस्प्रूडेंस हो या सिविल हो,
ये सिद्धांत है ये कि लिखित सिद्धांत है। बिल्कुल लिखित सिद्धांत है और माननीय न्यायालय अब इसको मुझे अवश्य मानता है। बताइए, अगर इनमें से एक भी ऐसा बच्चा हो जिसने अपनी मेहनत से इस परीक्षा को किया हो जी। तो क्या इसके साथ धोखा नहीं होगा बच्चे के साथ? देखिए विजेंद्र जी, आपकी बात सही है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मापदंड है वो यही है कि मतलब अगर हम एजेंसियों की एक बार मान ले कि नाकामी है जी। तो उसका ठीकरा बच्चों पर फोड़ दे, लेकिन जो इसका ना जाने कितने सालों तक मेहनत करके आए हों। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर अधिकतम विद्यार्थी कहीं ना कहीं गफलत करके सेलेक्ट हुए हैं तो उन विद्यार्थियों का जो क्या होगा, जो मेहनत से सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहे थे। लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जी। लाखों कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, और अगर मैक्सिमम कैंडिडेट्स गफलत से या बेईमानी से सेलेक्ट हो जाए जी। तो नुकसान उन लाखों कैंडिडेट्स का भी होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पे उसके लिए तो सुप्रीम भाई कोर्ट उन को सारी सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं ना अगली परीक्षा में, लेकिन जिसने अपने दम पर क्रैक कर दिया, मुझे उसका दोष बताइए ना, उसका दोष क्या है विजेंद्र जी? कि यही उसको सजा मिले? यही विषय एसआईटी को तय करना था और सरकार को ठीक तय है। करना था। सत्येंद्र राव जी क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा मैं आपको। बोलिए, बोलिए। सर ये जो पूरा जो प्रकरण हुआ है, इसमें आज सबसे बड़े पीड़ित हम लोग हैं। आज हमारे बच्चे आज मानसिक प्रताड़ना झेल रहे ठीक हैं, बात है। आज हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आज हमारे सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी अपनी शहादत दे चुके हैं। आप ये देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया के थ्रू झूठ फैलाया गया। एक ही गांव से 100 थानेदारों का सिलेक्शन, फिर उसके बाद 13 अगस्त 2024 को वो लेटर, जो भर्ती रद्द का अनुशंसा का जो लेटर था, वो वायरल हो गया। आप एकमात्र पत्रकार थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अभी तक 59 टोटल ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं और टोटल 130 लोग गिरफ्तार हुए ठीक है। हैं। अगर आप इनकी ज्यादा गिरफ्तारियां देखेंगे तो मैं इसको कहूंगा इवेंट आधारित ये गिरफ्तारियां हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला था, इसलिए कल 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका लगी थी, उस दिन एक बंदे को गिरफ्तार किया गया। जिस दिन ये 28 अगस्त को फैसला आया था, उससे 2 दिन पहले सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। एडीजी वीके सिंह ने कहा कि सत्येंद्र यादव वो आदमी है जिसका डायरी में मेरे पास सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है। जब डायरी में सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है तो आखिरकार 23 महीनों के बाद सत्येंद्र यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या सत्येंद्र यादव की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वो गहलोत साहब के पीएसओ थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ट्रायल के द्वारा यह दिखाना था कि इसमें कितने बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं। कल गहलोत साहब ने पीसी करी है और गहलोत साहब ने बताया कि मेरे ऑफिस में करीबन 250 पीएसओ हैं। अगर वो सत्येंद्र यादव उतना ही ताकतवर था तो फिर वो फिजिकल में जाकर के फेल क्यों हो गया? तो जब हमने उसको पेपर दे दिया तो उसका फिजिकल भी पास करवा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीजें जो आप इस पूरे मामले में देखेंगे, ये पूरा का पूरा प्रकरण मोहित जी बताएंगे आपको, ये सिविल का प्रकरण था। इसमें आप मद्रास हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि मास लेवल पे पेपर लीकेज कब होता है। मास लेवल पे पेपर लीकेज तब होता है जब या तो किसी एक एरिया में वो पेपर प्रचारित हो या कोई एक ऐसी गैंग हो जिसके द्वारा मास लेवल पे सर्कुलेशन हुआ हो। लेकिन हमने देखा कि जो 59 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारियां, कुछ गिरफ्तारियां जगदीश बिश्नोई की गैंग के थ्रू हुई हैं, कुछ सुरेश डाका के थ्रू हुई हैं। रामू राम रायका ने अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया, फिर बाबूलाल कटारा किया। तो सबसे पहले एडीजे वीके सिंह ये बताएं कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में कितने ऐसे चैनल हैं जिनके थ्रू ये पेपर लीक बाहर आया। आज हम देखेंगे कम से कम 10 ऐसे चैनल हमारे सामने आ चुके हैं जिनके थ्रू ये भ्रष्टाचार हुआ। जब 10 अलग अलग चैनलों से ये भ्रष्टाचार हुआ है तो पहली बात ये मास लीकेज नहीं था, ये पूरा का पूरा मामला नीट मेडिकल परीक्षा 2021 का जो मामला था वो मामला था। ये पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, ऑर्गेनाइज्ड। यस, सोशल मीडिया ट्रायल के थ्रू इसको संस्थागत भ्रष्टाचार बताया गया जिसमें आरपीएससी को इन्वॉल्व किया गया। रामू राम राय का, लेकिन अगर 10 ही चैनल है सत्येंद्र राव जी, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ है, अगर 10 ही चैनल हैं जिनका जिक्र आप करें तो 10 चैनल ने कितनों को पेपर दिए, इसको डिकोड करने में मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज्यादा लगेगा। सर आप देखिए, जो अभी पिछली गिरफ्तारी हुई है, जो 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है, आप उसका प्रेस नोट पढ़िए। उसका आधिकारिक प्रेस नोट में ये लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके स्नातक के नंबरों के आधार पे हमने वो डिफरेंस पाया और उस डिफरेंस के आधार पे हमने इसको गिरफ्तारी की गई। सर मैं खुद एक डेटा एनालिस्ट हूं, आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए, मैं 10 मिनट में आपको 10th का नंबर,
12th का नंबर और उसके 2018 से लेकर के 2022 में जितनी भी अभ्यर्थियों ने पैरेलल एग्जाम दिए हैं, हम उसका विश्लेषण करके एक्सेल सीट पे एक पिवट बना करके आपको 10 मिनट में बता देंगे। तो जो काम आपका आसानी से ऑन द रिकॉर्ड हो सकता है, जब हमने पूरा का पूरा आपको नहीं, डेटा लेकिन ये इस लॉजिक के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा कि भाई किसी के 10 में अगर मानो 50% हैं, 12th में भी अगर 50% हैं, तो क्या वो बड़ी परीक्षा क्रैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। ये क्या लॉजिक हुआ? सर आप देखिए, हमारे सामने एक मूवी आई थी अभी थोड़े दिनों में, आईपीएस की एक मूवी थी। उस मूवी में बताया गया कि वो 12th में फेल हो गए थे, फिर भी आईपीएस बने हैं। ठीक बात है। तो ये कोई आधार नहीं होता। आप उसका लॉजिक बताइए कि वो किस गैंग से था शैलेंद्र और गुर्जर कहां जी, से क्या है उसको कि हर पेपर मिला। फैसला हो या ना हो, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार से जुड़ा होता है, सरकार की छवि से जुड़ा होता है, क्योंकि सवाल उस वक्त की सरकार से किया जाता है जो उस वक्त सत्ता में होती है, और वर्तमान में आपकी सरकार सत्ता में। सर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई सरकार ही तय कर दे कि एजेंसी को कि आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दीजिए, सबको सिंक्रोनाइज कीजिए, उनकी स्क्रूटनी कीजिए, जो भी इसमें आरोपी है उनको अलग रखिए, और जिन्होंने अपने ढंग से परीक्षा को अपनी मेहनत के साथ सफल किया है उनकी सूची को अलग कीजिए। कम से कम उनको लेकर तो स्पष्टीकरण हो कि भाई कम से कम ये 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं जिनके हमने ट्रेस देख लिए, इनका कहीं से कोई ट्रेस नहीं कि इनके पास पेपर पहुंचा हो। क्या ये नहीं कर सकते? विजेंद्र जी देखिए, जिस भी भर्ती परीक्षा में हाथ डाला एसओजी ने, उसमें पेपर लीक मिला या उसमें फर्जीवाड़ा मिला या उसमें दस्तावेज फर्जी मिले या डमी कैंडिडेट मिले। मैंने आपको बताया ना, 43 भर्ती परीक्षाओं की पैरेलल जांचें चल रही हैं और एक लिमिट भी होती है, और किस तरह से जांचें चल रही है आप देखिए। 5 साल सत्येंद्र जी क्यों नहीं किया? सत्येंद्र जी देखिए, आपके प्रति मेरी संवेदना है, जिन्होंने तैयारियां की, निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं कि देखिए जो मेरिट के आधार पर मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा से अगर कोई सेलेक्ट हुआ है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बताऊं, बहुत अच्छे सर, अब मैं कह रहा हूं अभी तक सुनिए ना सर, अगर अभी तक जांच इस दिशा में हो रही थी कि दोषियों को पकड़ना है, एक सूची ऐसी भी बना लीजिए कि भाई ये निर्दोष हैं, ये क्लियर हो गए हैं, इनको लेकर हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। आप दूसरी तरफ रिसर्च कर लीजिए ना, दूसरी तरफ जांच कर लीजिए कि भाई हमारे 100-150 हमने खोज लिए, इन पर कोई एलिगेशन नहीं है, इनके कोई ट्रेस नहीं है, हमारी तरफ से एक क्लीन चिट है। बिल्कुल ये कर लीजिए। एसओजी लगातार जांच कर रही है और जांच में कड़ी से कड़ी जुड़ती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तभी वो आगे बढ़ती है जांचें, आपको मालूम है। और आपने देखा होगा ये पाप तो कांग्रेस पार्टी की, गहलोत सरकार का है। अगर 2022 और 2023 में जांचें हो जाती, जब पेपर लीक की खबर आ गई थी, जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में 2022 में कैलाश चंद्र शर्मा जी ने रिट लगा दी थी, उस रिट को विड्रॉ क्यों किया गया, ये सारे षड्यंत्र क्या हुआ, या उसमें मैं नहीं जाना चाहता, नहीं वो हो गया, लेकिन उसको तो ठीक करने का काम विजेंद्र जी हमने, इसीलिए मैंने कहा उसको ठीक करने का काम, जो काले कारनामे थे, हमने पेपर लीक माफिया को खत्म करने का काम कर रहे हैं राजस्थान से। 150 से अधिक, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं विजेंद्र जी अप्रिशिएट कर रहा हूं कि भाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब ठीक है सर, बिल्कुल 150 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हो गई, आरपीएससी ने करा ली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करा ली, अभी पुलिस कांस्टेबल की पीएससी ने करा ली। किस तरह से आपने देखा रीट की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करा ली, 20-20 लाख लोग उसमें। अरे सर इन बच्चों का क्या होगा? हमने जो वादा किया पेपर लीक नहीं होने दिया, फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया, दस्तावेजों का सत्यापन के लिए भी हमने एसओपी बनाई। देखिए सुनिए, पूरा प्रदेश साधुवाद दे रहा है। अब बताइए, जिन्होंने पेपर लीक किए, जो इसके मेन कल्प्रिट, वो जमानत पर बाहर हैं, और जिन बच्चों ने मेहनत से पेपर दिया होगा वो आज भी अपने आप को सलाखों में महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो आजाद है या नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी भर्ती क्रैक हुई है नहीं हुई है। वो दिवाली मनाएंगे, नया साल मनाएंगे क्या? आपकी बात देखिए विजेंद्र जी, ये देखिए, इसीलिए राजस्थान सरकार की तरफ से जो वहां प्रतिनिधि थे AAG माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने यही कहा कि जो ट्रेनिंग जिनके उम्मीदवार चयनित उम्मीदवार हैं उनकी ट्रेनिंग होने दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि जो आधार थे माननीय डिवीजन बेंच के, जो भी आधार पर उन्होंने स्टे दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप 3 महीने में पूरी तरह से इस पर सुनवाई करके इसको दूध का दूध पानी का पानी करिए और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए, क्लियर ऑर्डर पास करिए। तो निश्चित तौर पर, और जमानत की बात कर रहे हैं तो जमानत जैसे मोहित जी ने बताया इंट्रीम होता है, उससे कोई आप दोष सिद्ध है 3 महीने के बाद अगर डीबी एक फैसला दे देगी तो क्या उससे समाधान हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा नहीं कि भाई अगर डबल बेंच का फैसला आ गया उसी को मानना होगा। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को भी चैलेंज करने जाएगा तो फिर वहां चला जाएगा। देखिए विजेंद्र जी, डिवीजन बेंच का जो भी फैसला होगा उसकी एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समक्ष लाई करती है। ठीक, और मेरा ये मानना है कि जो भी फैसला होगा उससे एक पक्ष आवश्यक रूप से व्यथित होगा,
और वो उसको चैलेंज करने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अवश्य ही जाएगा। अब इसका अंतिम फैसला मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा, पर इसमें सबसे बेनिफिशियल ये होगा कि जितने कम समय में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या ऑनरेबल डिवीजन बेंच का फैसला अंतिम हो जाए, उतना ही सबके लिए बेनिफिशियल है। मैं चाहे तो चयनित के लिए क्या हो। ये संभव है जी। कि सरकार एजेंसी के साथ जो भी एक रिपोर्ट अब सबमिट करे उसमें बहुत क्लियर हो कि भाई ये सारे टोटल थे जिन्होंने पास किया, इनमें से इतनों की हमने जांच की है, ये दोषी की लिस्ट है और जिनके अगेंस्ट ऐसे ऐसे हमें सबूत मिले हैं और ये वो हैं जो सफल रहे और जिनको लेकर हमने कोई ट्रेस हासिल नहीं किया या उनके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है। क्या ये दोनों स्पष्ट हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल हो। देखिए विजेंद्र जी, अगर यही हो पाता तो ऑनरेबल सिंगल बेंच यही सरकार से मांग रही थी कि आप ये स्पष्ट करें कि कितने विद्यार्थी, जितने कैंडिडेट्स जो है, कौन से दूषित प्रक्रिया में आए और कौन से सही है। ठीक। क्योंकि सरकार और पुलिस ऐसा करने में नाकाम रही, इसी कारण से भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है। प्रतीक, आपको क्या लगता है ये दर्द अभी और बढ़ेगा? दोनों तरफ से दर्द है, जो फेल हो गए उनका भी दर्द है और जो पास हो गए उनका भी दर्द है। देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई एसओजी अपनी पूरी जो जांच है वो करने में विफल रही है और इसीलिए जो रिपोर्ट है, क्योंकि इनके कुछ नेताओं के उसके अंदर नाम है, इसलिए वो सार्वजनिक नहीं हो रही है। मैं तो पहली मांग तो मेरी ये है कि इनकी जो पहले ये भर्ती परीक्षा नाम ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ मैं तो अशोक गहलोत जी ने नाम ले रहा हूँ, के विश्नोई नाम ले रहा हूँ, किस तरह से मेरे खिलाफ केस कर देना, नाम ले रहा हूँ मैं तो, मंत्री पैसे मैं तो नाम ले रहा हूँ। के विश्नोई बच्चे बोल रहे थे टंकी पे चढ़ करके, के विश्नोई का नाम ले रहे थे, अरे बच्चे चढ़ के बोल रहे थे, जाकर बेरोजगार नेताओं से पूछिए। अरे देखिए, नाम ले रहा हूं मैं तो केस कर देना मैंने, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट। प्रतीक भाई 2021 से 2021 से 2023 तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी ना 2021 से 23 तो बोलने तो फिर उस वक्त उनका नाम क्यों नहीं आया? मैं बताता हूँ, मैं आपकी जांच में नाम क्यों नहीं आया? तो सही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र गुर्जर जी, शुक्रिया प्रतीक जी, शुक्रिया मोहित जी, शुक्रिया और सत्येंद्र जी। आपके साथ हमारी संवेदना है, हर उस बच्चे के साथ संवेदना है जिसने मेहनत से इस परीक्षा को क्रैक किया होगा। हमारी संवेदना उन बच्चों के साथ भी है जिनका नंबर इसलिए नहीं आया कि किसी ने पेपर लीक किया और उस पेपर लीक के जरिए उसने इस परीक्षा को क्रैक किया। और हमारी संवेदना हर उस बच्चे के साथ जिसके जहन में संशय है कि अगली परीक्षा में होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक इस नई सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसका समाधान सरकार को जल्द निकालना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।